हेडिंग होगी मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। हेडिंग होगी मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, कॉमर्शियल मेथड ऑफ, या चल सकते हो कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो इसमें बच्चों आपको सबसे पहले हेडिंग में नोट करना होगा मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH। हेडिंग नोट करनी है मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो कॉमर्शियली हालांकि इसके दो मेथड रहते हैं, जिसमें एक तो आपका पूरा थ्योरेटिकल मेथड है, वो आपका लकड़ी के भंजक आसवन से जो है इसको बनाया जाता है मेथिल अल्कोहल को, यानी कि वुड के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपका ये बनता है। ठीक है, तो वो खैर उतना हमको नहीं पढ़ना, हमको जो दूसरा जो केमिकल रिएक्शन बेस्ड मेथड है उसकी जरा बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथिल अल्कोहल औद्योगिक तरीके से बेटा बनता है, यानी कॉमर्शियल तरीके से जो बनता है, वो बनाया जाता है वाटर गैस से, जल गैस से। तो अगली हेडिंग नोट करनी है, लिखिएगा फ्रॉम वाटर गैस यानी जल गैस द्वारा, फ्रॉम वाटर गैस। और ये ध्यान रखिएगा वाटर गैस यानी जो जल गैस है, इसको सिंथेटिक गैस भी कहा जाता है, संश्लेषित गैस भी कहा जाता है। तो अगर आपको किसी बुक में संश्लेषित गैस भी लिखा मिले तो उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो वाटर गैस का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो नोट करते हैं, कॉमर्शियल है तो थियोरिटिकल थ्योरी तो उसमें यूज होगी, तो थ्योरी पहले क्या है वो नोट कर लेते हैं। लिखिएगा रक्त तप्त कोक को, रक्त तप्त कोक यानी कार्बन, कोक को जल वाष्प के साथ प्रवाहित करने पर, रेड हॉट कोक is passed with water vapor। रक्त तप्त कोक को जल वाष्प के साथ प्रवाहित करने पर जल गैस का निर्माण होता है। रेड हॉट कोक is passed with water vapor to form water gas। जल गैस का निर्माण होता है जिसमें उच्च ताप उच्च दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, in which H2 gas is passed at high temperature, प्रेशर, उच्च ताप, उच्च दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस को प्रवाहित करने पर, H2 गैस is passed at high temperature, pressure and presence of catalyst करने पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, टू फॉर्म मेथिल अल्कोहल। ठीक है बेटा, देखिए जरा, तो सबसे पहले कोक यानी बताया गया कार्बन होगा, और इसमें हम लोग जल वाष्प यानी वाटर वेपर को पास करेंगे, प्रवाहित करेंगे, और आपको मालूम है कि जल वाष्प यानी वाटर वेपर आपका H2O हो जाएगा। इनकी जब आपस में रिएक्शन होगी तो आपको यहाँ पर CO और H2O बेटा बनते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ये जो CO प्लस H2, और ये जो CO और H2 का जो मिश्रण आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये जो मिक्सचर आपको बेटा दिख रहा होगा, इस मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर गैस यानी कि जल गैस, या इसी को ही सिंथेटिक गैस भी कहा जाता है, इसी को ही संश्लेषित गैस भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करना है,
अब इसके बाद CO और H2, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वाटर गैस। इसमें आपको फिर से H2 गैस को प्रवाहित करना है, H2 गैस को पास करना है। इसके लिए जो कैटालिस्ट यानी जो उत्प्रेरक हम लोग यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं, ZNO लिया जाता है, CuO लिया जाता है और इसमें बेटा लेते हैं Cr2O3 को। इसके अलावा जो टेम्परेचर और प्रेशर लेता है उसमें प्रेशर रहता है बेटा 200 ATM का, यानी 200 वायुमंडलीय दाब होता है, और साथ में 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। और इन सब के कॉम्बिनेशन से आपको यहाँ पर मेथिल अल्कोहल बनते हुए मिलेगा और उसका बेटा फॉर्मूला रहेगा CH3OH। इसको अगर हम लोग चेक करें बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन दोनों में एक ही है और H यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे भी H जाएंगे, एक O इसमें भी है और एक O इसमें भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगा ये रहेगा मेथिल अल्कोहल का, नोट करिए। जल्दी से नोट करिए सब बच्चे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको हर एक चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन बेटा जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो हम लोग एज अ क्वेश्चन के तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये जैसे ही खत्म होगा आपको कई सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आगे पढ़ने को मिलेंगे, वो एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी ही होती है अल्कोहल की। अल्कोहल हो गया या कोई अदर चैप्टर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे नहीं, कभी भी नहीं लिखनी हमको, खाली मेन केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है। जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन करते समय ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज वहां पर अपने आप आ जाएंगी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया यानी क्वथनांक हो गया, सॉलिबिलिटी हो गई, विलेयता हो गई, ठीक है, वेपराइजेशन हो गया, वाष्पन हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये आप जैसे ही रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कारण बताओ वाले क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप ये प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी, समझने को मिल जाएंगी। सब लोगों ने नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलिए, ये था बेटा मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, ठीक है, कॉमर्शियल मेथड। और अब इसी में आगे बढ़ना है आपको, और अब इसमें सेकंड नोट करना है और वो रहेगा हमारा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल फॉर्मूला मालूम ही है आपको, C2H5OH, एथिल अल्कोहल। ठीक है, चलो
अब बेटा एथिल अल्कोहल जो है, इसका जो भी औद्योगिक निर्माण है, इसका जो कमर्शियल मेथड है, वो दो प्रोसेस में होता है। एक होता है शीरे के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मोलेसेस, ठीक है। और दूसरा बेटा होता है स्टार्च के द्वारा, ठीक है। इसको फिलहाल स्टार्च ही कहा जाता है। ठीक है। तो शीरे से एथिल अल्कोहल, मोलासेस से एथिल अल्कोहल और स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसे मिलता है हमको, उसकी कहानी समझेंगे। फिलहाल इन दोनों मेथड में एक कॉमन प्रोसेस होता है और उसका बेटा नाम है किण्वन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फर्मेंटेशन। ठीक है। ये दोनों मौजूद होगा, शीरे से बनाए चाहे एथिल अल्कोहल से बनाए, फर्मेंटेशन प्रोसेस ही दोनों में हम लोग करके एथिल अल्कोहल को बनाते हैं। अब पहले इसी की जरा बात करते हैं, किण्वन यानी फर्मेंटेशन होता क्या है। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, कुछ ऐसी खासकर ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं जो माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी उपस्थिति में पूरी हो रही होती है। और इस प्रोसेस का ही नाम जो दिया गया है वो किण्वन यानी फर्मेंटेशन दिया गया है। एक फिजिकल एग्जांपल अगर यहाँ पे समझना चाहें तो जैसे दूध से दही का बनना, मिल्क से जो कर्ड बनता है, जो दही बनती है, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बनती है, किण्वन विधि के द्वारा ही वो बनती है। और उसमें जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो बेटा ईस्ट होता है, और ये ही हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। ईस्ट, जिसको हिंदी में खमीर भी कहा जाता है, या कहेंगे बुक्स में इसको हिंदी में भी ईस्ट ही लिख दिया गया। ठीक है। तो ये हमारा मेन बैक्टीरिया है, या ये हमारा मेन सूक्ष्म जीव है जो इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में काम आता है। तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किसी एक कार्बनिक यौगिक का किसी दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन। जैसे एक जो हमारा मिल्क है, उसका जो कंपोजिशन है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिल्क हो या कर्ड हो, उसका कंपोजिशन तो दूसरा होगा, लेकिन जो कर्ड है उसका कॉम्बिनेशन दूसरा होगा। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कन्वर्जन है किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। और वो जो बैक्टीरिया बेटा यूज हो रहा है सामने, वो ईस्ट है हमारा। ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जिसको हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इसको जो ये जो जीव हैं, इन बैक्टीरिया जो हैं, इनको किण्वन यानी फर्म भी कहा जाता है। ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया हैं इनको और क्या कहा जाता है, फर्म भी बोला जाता है। किण्वन बोलिए या फर्म बोलिए, एक ही बात है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर आपको कई सारे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। एंजाइम एक टाइप के कैटालिस्ट होते हैं। जब आगे हम लोग और फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पर एक चैप्टर पूरा है कैटालिस्ट का है, तो उसमें और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो एक टाइप के कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है। जो हमारी रिएक्शन का जो रेट है, हमारी अभिक्रिया की जो दर है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। तो किण्वन के बारे में पहले से नोट कर लिया जाए। तो हेडिंग में सबसे पहले यही नोट करिए, ऊपर लिखा हुआ है जो किण्वन। हाँ लिखिएगा, फर्मेंटेशन इंग्लिश में लिखेंगे। लिखिएगा, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कन्वर्जन ऑफ वन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किसी एक कार्बनिक यौगिक का
conversion of one organic compound into another in the presence of माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किसी एक कार्बनिक यौगिक का किसी दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन किसी दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ वन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। किण्वन कहलाता है तथा इन सूक्ष्म जीवों को एंड दीज माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया आर कॉल्ड तथा इन सूक्ष्म जीवों को किण्व कहते हैं, आर कॉल्ड फर्म। इन सूक्ष्म जीवों को किण्व कहते हैं, आर कॉल्ड फर्म। और इसके एग्जाम्पल में ये नोट कर लेना, हिंदी में भी इसको ईस्ट ही लिखा जाएगा, अगर आपको और लिखना है तो आप खमीर लिख सकते हैं, बाकी इंग्लिश में इसको ईस्ट बोला जाता है। ठीक है। और बहुत पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का एग्जाम में पूछा गया था कि किण्व में और एंजाइम में क्या डिफरेंस है, यानी बैक्टीरिया यानी जो फर्म होता है और उसमें और उसके अलावा जो आपका एंजाइम होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सा एक पॉइंट आप 1-2 पॉइंट सकते हो कि किण्वन की क्रिया में यानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो सूक्ष्म जीव भाग ले रहे हैं, जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारे क्या है बेटा, वो हमारे फर्म है, वो हमारे किण्व हैं। और उसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो सब्सटेंस उसके अंदर पाए जाते हैं, वो एंजाइम है। किण्व के अंदर जो पदार्थ पाए जाएंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे एंजाइम। अब वो अलग अलग टाइप के एंजाइम हो सकते हैं, वो रिएक्शन किस टाइप से हो रही उसके बेस पर वो बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शीरे से पहले देखेंगे तो हेडिंग में नोट करिएगा, शीरे द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। शीरे द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। अब बेटा इसमें ज्यादा थ्योरी आपको यूज नहीं करनी है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में बता देना, उसके बाद फिर जो मेन रिएक्शंस हैं उनके बारे में ही सारी कहानी यहाँ पर देखी जाएगी। उससे पहले जो फर्मेंटेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किण्वन जो हमने पढ़ा है, इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जो इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, वो क्या क्या है वो क्या सुन लीजिए बेटा। पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा जो विलयन है, वो तनु होना चाहिए। तनु विलयन में ही, डाइल्यूट सोल्यूशन में ही किण्वन की क्रिया फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, उसके लिए सबसे जो नेसेसरी टेम्परेचर है, जो सबसे आवश्यक ताप है बेटा, वो रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का। क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो किण्वन आप कर रहे होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया आप यूज करेंगे उसके अंदर एंजाइम है, और एंजाइम के लिए सबसे आवश्यक ताप, सबसे नेसेसरी टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 का ही होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर आप दे दोगे तो वो खत्म होने लग जाते हैं, वो नष्ट होने लग जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। और अगर आप इससे कम टेम्परेचर दोगे तो जो रिएक्शन का रेट है, जो अभिक्रिया की जो दर है, वो धीमी पड़ जाती है। तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, 25 से 35 तक ले सकते हो, 25 से 30 तक वैसे बुक्स में दिया रहता है। ठीक है, तो 2 मेन कंडीशन है, दिखवाई नहीं जा रही, ध्यान रखिएगा दिमाग में। पहला कि आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो, विलयन आपका तनु हो, और दूसरा जो आपके पास टेम्परेचर की कंडीशन है वो 25 से 30 का टेम्परेचर आपको वहां पे रखना पड़ता है। चलिए, शीरे से क्या क्या कहानी है पहले सुन लीजिए, लिखना कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग में आप इस बात को रखिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन अभी आएगी तो क्लियर हो जाएगा। बेटा शीरा जो होता है, जब जो कैन शुगर यानी जो गन्ना होता है, गन्ने का जो रस होता है, कैन शुगर का जो जूस होता है, उसको निकालने के बाद आपको वहां पर जब क्रिस्टल मिलते हैं शुगर्स के, ठीक है, तो शुगर के क्रिस्टल को अलग करने के बाद वहां पर आपको
येलो ब्राउन कलर का, पीले भूरे रंग का एक चाशनी जैसा, एक सिरप जैसा आपको वहां पर एक लिक्विड मिलता है, और उस बेटा लिक्विड का नाम होता है सुक्रोज। यानी जो शीरा होता है उसमें बेसिकली सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, सुक्रोज जो होता है ये लगभग 30% की कंसंट्रेशन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो शीरा होता है उसमें मेनली क्या होता है, उसमें मेनली बेटा सुक्रोज होता है, और सुक्रोज को ही गन्ने की शक्कर भी कहा जाता है, शुगर केन कहा जाता है, केन शुगर बोलते हैं उसको हम लोग। और इसमें 30% जो सुक्रोज पाया जा रहा है शीरे में वो काफी कंसंट्रेट है, काफी शांत है। और अभी हमने आपसे क्या कहा था कि जो भी आपका किण्वन है, जो भी फर्मेंटेशन है, उसके लिए हमारा जो सोल्यूशन है वो तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि जो सुक्रोज है किसमें, मोलेसेस में, शीरे में, उसमें हम पानी मिलाकर उसको पहले डाइल्यूट कर लें। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बेटा ये हो जाएगा C12H22O11, ये फॉर्मूला सुक्रोज का होता है। और ये इस टाइप की रिएक्शन हम पहले से बता भी चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको शायद ध्यान भी होगा। और इसमें इसको पतला करने के लिए बेटा इसमें हम लोग H2O मिलाते हैं, डाइल्यूट करने के लिए H2O मिलाते हैं। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फर्मेंटेशन के लिए यानी किण्वन की क्रिया के लिए रख दिया जाता है। अब हमने क्या कहा था कि इस प्रोसेस में जो भी हम लोग बैक्टीरिया यूज करने वाले हैं वो बेटा ईस्ट है, ईस्ट मिलाकर ही फर्मेंटेशन यहाँ पर होता है। लेकिन उस ईस्ट में बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो अपना काम करते हैं रिएक्शन को आगे बढ़ाने में। तो बेटा इसमें एक एंजाइम होता है जो ईस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें एक एंजाइम बेटा होगा जिसका नाम ध्यान रखिएगा, डाइस्टेज एंजाइम, सॉरी डाइस्टेज नहीं, इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पर आपको एक मिलेगा। और ये बेटा इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पर इस सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो C यहाँ पे 12 है, C 12 है, उसको आधा करिए तो C 6 हो जाएगा। H टोटल आपके पास 24 है, उसको भी आधा करिए तो यहाँ पे H12 मिलेगा आपको, और साथ में O को भी 12 O सामने आ रहे हैं, उसको भी आधा कर दीजिए, और इसी को एक और बार लिख देते हैं। तो उसमें बेटा एक कंपाउंड आपका ग्लूकोज है और एक कंपाउंड आपका फ्रक्टोज है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ग्लूकोज को यहां पर लिया जाता है, और इस ग्लूकोज के लिए एक एंजाइम और होता है, और वो बेटा एंजाइम होता है जाइमेज का। और ये एंजाइम क्या करता है कि जो भी आपका ग्लूकोज होगा ये इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल में, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है C2H5OH, और साथ में इस रिएक्शन में CO2 गैस निकल जाती है। बैलेंसिंग करने के लिए इन दोनों कंपाउंड में आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हालांकि नहीं भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अब आप चेक भी कर सकते हो कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है। बेटा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो विशिष्ट होते हैं, मतलब हर एक एंजाइम का हर एक रिएक्शन के लिए अपना एक विशेष गुण होता है, अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो एंजाइम उसी स्टेप के लिए ही बना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम को नीचे कर दे, जाइमेज को ऊपर कर दे, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इन्वर्टेज का अपना काम है जो इस स्टेप के लिए है, जाइमेज का अपना काम है जो इस स्टेप के लिए। जब आप कैटालिस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो और आगे डिटेल में सामने आएंगी बातें। फिलहाल जो भी एंजाइम यूज किए जा रहे हैं जिस स्टेप के लिए, वही एंजाइम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इन्वर्टेज एंजाइम को आप यूज करेंगे सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, और जाइमेज एंजाइम का बेटा आप यूज करोगे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको थ्योरी हमने आपको लगभग समझाई दी है, खाली 1-2 पॉइंट इसके नोट कर लेते हैं, बाकी फिर मेन ये रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो नोट करिएगा खाली जो मेन पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग में आपको लिखना है, शीरे द्वारा आपने लिख लिया होगा हेडिंग फ्रॉम मोलेसेस, और उसमें लिखना क्या है वो लिख लीजिए, लिखिएगा सुक्रोज के जली विलयन में सुक्रोज के जली विलयन में ईस्ट मिलाकर किण्वन करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है।
fermentation is done by adding yeast in the aqueous solution of sucrose. Fermentation is done by adding yeast in aqueous solution of sucrose to form ethyl alcohol. एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर दूसरे पॉइंट की बात करें। ठीक है बेटा, और ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी नाम के आखिरी में एज आ जाए वो एक प्रकार का एंजाइम होता है, और जिसके भी नाम के आखिरी में ओ जाता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे इनवर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज, माल्टेज, ये सब बेटा क्या है आपके, ये सब के सब आपके एंजाइम्स हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सब बच्चों ने। तो एंजाइम का जरूर ध्यान रखना है आपको कि किस एंजाइम को आप यूज करने वाले हैं किस स्टेप के लिए। ठीक है, चलो अब बेटा अगला जो यहां पर पॉइंट है वो सेकंड हेडिंग में रहेगा, बी पॉइंट में बोल सकते हो, और उसमें आपको लिखना होगा स्टार्च द्वारा। अगली हेडिंग में नोट करिएगा स्टार्च द्वारा। ठीक है, अब देखिए स्टार्च की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि स्टार्च के लिए आपको ऐसे कंपाउंड्स यूज या ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस यूज करने पड़ेंगे जिसमें स्टार्च पाया जाए। उसके लिए जैसे गेहूं हो गया, वीट हो गया, ठीक है, जौ, बैरले जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जौ हो गया, राइस यानी चावल हो गया। ठीक है, तो गेहूं, चावल, आलू, ठीक है, जौ, ये ऐसे पदार्थ हैं बच्चों जिसमें स्टार्च पाया जाता है। तो जो भी स्टार्च होता है उस स्टार्च का जेली विलयन लेकर पहले उसको चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में। माल्टोज भी एक प्रकार की शुगर है, एक प्रकार की शर्करा है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद की कहानी पूरी वही है, जो माल्टोज आपको मिलेगा उस माल्टोज में फिर से ईस्ट मिलाकर जो किण्वन की क्रिया है यानी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट किया जाता है। तो स्टार्च जो होता है उसमें एक प्रकार का, एक टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम बच्चों ध्यान रखिएगा, वो होता है हमारा डाइस्टेज एंजाइम। और वो क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ऐसे कुछ पदार्थ लिए जाते हैं जिनमें क्या पाया जाए, स्टार्च पाया जाए। ठीक है, मतलब उनमें
स्टार्च होना चाहिए ताकि हम अपनी जो प्रोसेस उसको कंप्लीट कर पाए। उस स्टार्च में एक एंजाइम आपको मिलेगा बेटा, और उस एंजाइम का नाम है डाइस्टेज एंजाइम, और वो स्टार्च के विलयन को बदलता है किसमें? माल्टोज कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, समझा जाए इस बात को रिएक्शन से। ये C6H10O5 और बेटा इस पूरे का यहाँ पर होल N है और इसके 2 मोल यहाँ पर फिलहाल लिए हुए हैं, और इसका विलयन लेना होता है तो H2O के भी फिलहाल हम N मोल ले रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके लिए एक एंजाइम आपको ध्यान रखना है बेटा, और वो होता है डाइस्टेज एंजाइम। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके भी नाम के आखिरी में एज ही आ रहा है, यानी ये भी एक प्रकार का एंजाइम बना। ठीक है, अब देखो करना क्या है। यहाँ पे अगर आप देखो तो C कितने आ रहे हैं आपके पास? C12 आ रहे हैं, तो यहाँ पे C12 आप ले लीजिए। H कितने आ रहे हैं यहाँ पे बेटा? 20, और 2 यहाँ पर भी है तो H22 ले लीजिए। O यहाँ पर कितने हैं? 10, एक O ये भी है तो O11 ले लीजिए, और इस पूरे के कितने मोल ले लीजिए? N मोल। तो ये हमारा बेटा स्टार्च हो गया, और इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये माल्टोज है। अभी आपको लग रहा होगा कि यही फॉर्मूला तो अभी सर ने सुक्रोज का बताया था। ठीक है, तो वहां पर बेटा ध्यान रखें, वहां पर जो फॉर्मूला था उसमें उसका केवल एक ही मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पर N की वैल्यू काफी ज्यादा होती। कितनी होती ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन N की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होगी, तो इसलिए ये आपका माल्टोज होता है, नॉट सुक्रोज। ठीक है, अब एक और सुनिए। अब कहानी आएगी जिसमें हम लोग किण्वन की क्रिया करेंगे, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेंगे। तो फिर से बेटा वही C12H22O11 को लिया गया और इसमें भी H2O को मिला दिया गया। अब बेटा यहाँ पर जो ईस्ट हम लोग मिलाते हैं उसमें अब की बार 2 एंजाइम यूज होते हैं, एक तो वही जो सामने दिखाई दे रहा होगा जाइमेज, और अब की बार एक नया एंजाइम आपको यहाँ पे मिलेगा और वो बेटा एंजाइम माल्टेज का होता है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं ईस्ट के अंदर, लेकिन हमने बताया ना कि किस स्टेप के लिए कौन से एंजाइम का यूज हो रहा होगा, वो अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता है, वो अपना एक विशिष्ट गुण रखता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखें, अब आप यहां पर ये सोच रहे हो कि यहां तो हमने n का मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो अब आप देखिएगा यहां पर एक और डिफरेंस आपको सामने समझ में आएगा। आपको दिख रहा होगा C कितने यहाँ पे 12 है, तो उसका हाफ कर दिया हमने, C6 कर दिया। H यहाँ पे 24 हो रहे हैं, उसको भी हाफ कर दिया, H12 कर दिया, और यहाँ पे 12 है, उसको भी हाफ कर दिया, O6 कर दिया, और अब इसी में ही हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा अब यहां पर ये ध्यान रखना है, ये जो कंपाउंड सामने बनता हुआ आपको दिख रहा होगा ये केवल ग्लूकोज का होता है। तो माल्टोज में और सुक्रोज में डिफरेंस करने का एक पॉइंट ये भी बन के आ गया कि जो सुक्रोज था उसका जब आप क्या कर रहे थे, जल अपघटन हाइड्रोलिसिस, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आपका ग्लूकोज और एक आपका फ्रक्टोज। लेकिन ध्यान रखिएगा माल्टोज की जब आप क्या करोगे हाइड्रोलिसिस जल अपघटन, तो वो दोनों मॉलिक्यूल बेटा ग्लूकोज के ही देता है। इसके बाद आगे कहानी पूरी सिमिलर रहेगी कि जो भी आपका ग्लूकोज है उसका जाइमेज एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो बस 1-2 लाइन नोट कर लेते हैं, उसके बाद ये मेन रिएक्शन नोट करनी है। देखिएगा स्टार्च के विलयन में, पूरा वैसे इसको भी नोट करने से पहले वाले में क्या था, स्टार्च के विलयन में ईस्ट मिलाकर किण्वन क्रिया करने पर, स्टार्च के विलयन में ईस्ट मिलाकर किण्वन क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। किण्वन क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। फर्मेंटेशन इज डन by adding yeast in starch solution, by adding yeast in starch solution to form ethyl alcohol। तो बेटा जल्दी से तीनों रिएक्शंस नोट कर लीजिए।